हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में यूक्लिड की परिभाषाएं, अवधारणाएं और अभिग्रतों के बारे में जानेंगे। ज्यामिति को अंग्रेजी में जियोमेट्री कहते हैं। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस मेट्रीन। ये दोनों शब्द यूनानी भाषा के शब्द हैं। जियो का मतलब है पृथ्वी और मेट्रीन का अर्थ होता है मापना। पृथ्वी पर मापन करना ही जियोमेट्री कहलाता है। छात्रों, पृथ्वी पर दूरियों को नापना या उनके बारे में अध्ययन करना ही जियोमेट्री या ज्यामिति कहलाता है। यूक्लिड। छात्रों, यूक्लिड कौन थे? यूक्लिड एक गणितज्ञ थे। ये मिस्र के रहने वाले थे। मिस्र में एक जगह अलेक्जेंड्रिया थी, वहाँ के निवासी थे। इन्होंने 2300 साल पहले उस समय जितना भी ज्यामिति का ज्ञान था उसको एकत्रित किया और एक ग्रंथ तैयार कर दिया। उस ग्रंथ का नाम था एलिमेंट्स। इस एलिमेंट्स ग्रंथ में 13 अध्याय थे। इन अध्यायों को पुस्तिका कहा गया। छात्रों, अब यूक्लिड की परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। छात्रों, यूक्लिड की परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। इसकी पहली परिभाषा है, एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। छात्रों, जैसे एक बिंदु है, यह बिंदु इतना छोटा होता है कि इसका कोई भाग नहीं हो सकता। जैसे कहने का मतलब, यह एक खेत है, इसके इस हिस्से में कुछ बुवाई नहीं की गई है, तो ऐसा कह सकते हैं कि इसके इस भाग में कुछ नहीं बोया गया है। लेकिन बिंदु इतना छोटा होता है कि इसका कोई भाग नहीं हो सकता है। इसकी दूसरी परिभाषा, एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। छात्रों, जैसे यह एक रेखा है, इसकी लंबाई तो होती है लेकिन चौड़ाई नहीं होती, क्योंकि वैसे देखा जाए रेखा बहुत पतली होती है, इसकी कोई चौड़ाई नहीं होती है, क्योंकि यह रेखा बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। बिंदु इतने छोटे होते हैं कि उसकी चौड़ाई नहीं हो सकती। जैसे छात्रों कहा जाए, जैसे यह एक आयत है, इसकी लंबाई हो गया, चौड़ाई भी होगी। इसमें लंबाई चौड़ाई दोनों चीज़ हो सकती है। लेकिन एक रेखा ऐसी होती है केवल लंबाई होती, कहने का मतलब एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है, क्योंकि इसकी चौड़ाई नहीं होती, केवल लंबाई ही होती है। तीसरी परिभाषा है, एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। कहने का मतलब, जैसे यह एक रेखा है, इसके जो सिरे होते हैं बिंदु जैसे होते हैं, क्योंकि जो रेखा होती है वह बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसके सिरे जो होते हैं बिंदु जैसे होते हैं। चौथी परिभाषा, एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से व्यवस्थित होती है। छात्रों, जैसे यह एक रेखा है, यह रेखा बहुत छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनी होगी। इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इस प्रकार से दिखाई देगी, क्योंकि इतने छोटे बिंदु होते हैं, एक साथ जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे बिंदु दिखाई देंगे। एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से व्यवस्थित होती है। इतने बिंदु इस पर होते हैं कि यह एक सपाट रूप से व्यवस्थित दिखाई देती है, एक रेखा के रूप में दिखाई देती है। छात्रों, इसकी पांचवी परिभाषा है, एक पृष्ठ सरफेस वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है।
छात्रों वह पृष्ठ जिसकी लंबाई और चौड़ाई हो उसे क्या कहते हैं? सरफेस। कहने का सरफेस की लंबाई और चौड़ाई होती है इस प्रकार से। देखिए इधर लंबाई है और ये चौड़ाई। एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। कहने लंबाई भी हो चौड़ाई भी हो उसे क्या कहते हैं? पृष्ठ कहते हैं। पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं। जो पृष्ठ होता है उसके किनारे किनारे रेखाएं होती हैं इस प्रकार। इनको देखेंगे रेखाएं हैं। पृष्ठ के किनारे क्या होती हैं? रेखाएं होती हैं। सातवीं परिभाषा है एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से व्यवस्थित होता है। जैसे रेखाएं खींच लीजिए, इन रेखाओं से मिलकर एक समतल पृष्ठ बनता है। छात्रों इन रेखाओं जो पृष्ठ होगा इसको बड़ा करके देखा जाए तो एक रेखाओं से मिलकर बनेगा, इसे कहते हैं समतल पृष्ठ। पहला अवग्रहित है वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। जैसे मान लीजिए यह एक रेखा है ए बी, दूसरी रेखा सी डी, एक और रेखा है पी क्यू। छात्रों ए बी पी क्यू के बराबर है, ए बी बराबर पी क्यू, और सी डी भी पी क्यू के बराबर है। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, ए बी भी पी क्यू के बराबर है, सी डी भी पी क्यू के बराबर। कहने का मतलब यह रेखा भी इसके बराबर है, यह रेखा भी इसके बराबर है। तो छात्रों ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। वही बात यहाँ पर देखिए वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो यहाँ लिख लेंगे ए बी बराबर सी डी। अगला अवग्रहित है यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। छात्रों कहने का मतलब जैसे यहाँ पर ए लिखा है बराबर में बी है, इसके साथ में एक जोड़ा जाए और इसके साथ में भी एक जोड़ा जाए तो आ जाएगा एक ए प्लस एक बराबर बी प्लस एक। यदि बराबरों को एक एक बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए, कहने का मतलब यहाँ एक जोड़ा गया और यहाँ भी एक जोड़ा गया और बराबरों में जोड़ा गया, ए बराबर बी था तो उसके पूर्ण भी बराबर हो जाते हैं। तो ए प्लस एक बराबर बी प्लस एक। छात्रों इस प्रकार भी समझ लीजिए जैसे दो स्टूडेंट हैं ए और बी, इसके पास 5 लड्डू हैं और इसके पास भी 5 लड्डू हैं, इनको बराबर बराबर लड्डू एक एक और दे दिया जाए तो टोटल 6 हो जाएंगे। यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए, बराबर बराबर लड्डू दिए गए, 5 5 पहले से थे तो 6 हो गए, तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। तो पूर्ण जो उसका रिजल्ट होगा वो भी बराबर हो जाएगा। यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। जैसे ए और बी है, इसमें से -1 किया जाए, इसमें से भी -1 किया जाए तो a - 1 बराबर b - 1। बराबरों में से यदि बराबरों को बराबर -1 -1 बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए, a बराबर b था इसमें बराबर बराबर घटाए गए तो इसका शेषफल है वो भी बराबर आया, a - 1 और b - 1 बराबर हो गए। कहने का मतलब जैसे दो स्टूडेंट ए और बी हैं, इनके पास 5 5 लड्डू हैं, इनमें से एक एक इनसे ले लिया जाए तो इनके पास 4 4 बचेंगे। यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए, कहने का मतलब एक एक लड्डू घटाया गया बराबरों में से तो 4 4 बचे। अगला देखते हैं, इसका चौथा अवग्रहित है वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। छात्रों कहने का मतलब संपाती का मतलब होता है उसके ऊपर बिल्कुल। जैसे एक रेखाखंड ले लीजिए ए बी, इसके ऊपर कोई बिंदु सी है, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों ए और सी बिंदु इसके ऊपर है तो ए सी और सी बी, ए सी प्लस सी बी को जोड़ा जाए तो बराबर में ए बी के बराबर हो जाएगा। यही बात यहाँ पर लिखिए वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों एक दूसरे के बराबर होती हैं।
AC और CB एक दूसरे के ऊपर संपाती हैं तो AC प्लस CB AB के बराबर हो जाएंगी। अगला पॉइंट है पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। जैसे एक वृत्त है, इसका कुछ हिस्सा ले लीजिए इस प्रकार से। तो पूर्ण जो है इधर वाला अपने भाग से बड़ा है, क्योंकि यह हिस्सा निकल जाएगा तब भी यह बहुत बड़ा रह जाएगा। छठा है एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। जैसे एक वस्तु है और बी भी दूसरी वस्तु है, एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। ये बराबर हैं, यदि इनको दुगना कर दिया जाए तो ये भी आपस में बराबर रहेंगे। कहने का मतलब छात्रों, स्टूडेंट ए है, कोई बी है, इसके पास 5 लड्डू हैं, इसके पास 5 हैं। यदि इनको दूना कर दिया जाए, इनको भी दूना कर दिया जाए तो आपस में 10-10 हो जाएंगे। कहने का मतलब दूना करेंगे तो बराबर 10-10 रहेंगे। एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। जैसे कोई वस्तु ए है बराबर में बी, इनको आधा कर दिया जाए तब भी ये बराबर रहेंगे। कहने का मतलब जैसे कोई स्टूडेंट ए और बी है, इनके पास मान लीजिए 6 लड्डू हैं और इनको आधा कर दिया जाए, आधा आधा, इधर भी आधा कर दिया जाए, इसको भी आधा कर दिया जाए, तब भी 3-3 रहेंगे, तब भी बराबर हैं। एक ही वस्तुओं के आधे एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। छात्रों अब अवधारणाएं पढ़ेंगे। छात्रों अवधारणाओं का प्रयोग केवल ज्यामिति में ही किया गया और अवग्रहित का प्रयोग ज्यामिति के अलावा गणित के अन्य भागों जैसे बीजगणित, त्रिकोणमिति इनमें भी किया गया था। जो अवधारणाएं हैं इनका प्रयोग केवल ज्यामिति में ही किया गया। पहली अवधारणा है एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। कहने का मतलब यह एक बिंदु है ए, दूसरा बिंदु बी, इस बिंदु से यहाँ तक रेखा खींची जा सकती है, बिल्कुल खींची जा सकती है। यही यहाँ पर लिखा है, एक बिंदु से यहाँ से एक अन्य बिंदु तक बी तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, बिल्कुल खींची जा सकती है। इसी अवधारणा से संबंधित एक अवग्रहित है। अवग्रहित एक, यदि दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अधिक रेखा खींची जा सकती है। इसका मतलब है जैसे यह एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है, इन बिंदुओं से अनेकों रेखाएं खींची जा सकती हैं। इस प्रकार से यहाँ भी खींची जा सकती हैं ऐसे, लेकिन एक रेखा जो होगी अद्वितीय होगी, जो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाएगी। इसका मतलब है दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। कहने का मतलब ए बिंदु से अनेकों रेखाएं खींची जा सकती हैं, बी से भी अनेकों रेखाएं खींची जा सकती हैं, लेकिन एक रेखा ऐसी होगी जो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाएगी। इसकी अगली अवधारणा है एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। कहने का मतलब एक रेखा है, उसको चाहें इधर जितना बढ़ाया जा सकता है इधर भी बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार से किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। छात्रों किसी को भी किसी भी दूरी की त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचा जा सकता है, चाहे वृत्त छोटा हो चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो। अगली अवधारणा इसके सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। छात्रों ध्यान दीजिए, इस प्रकार समकोण होता है। समकोण चाहे जितना छोटा हो, कोण एक 90 अंश का ही होगा, चाहे जितना बड़ा हो 90 अंश का ही होगा, क्योंकि सभी समकोण आपस में बराबर होते हैं। छात्रों इसकी 5वीं अवधारणा है जब दो सीधी रेखाएं इस प्रकार और एक तिर्यक रेखा इनको काट रही हो, जो अंदर के दो कोण बनेंगे, कोण नंबर 1 कोण नंबर 2, इनका टोटल 180 अंश से कम होगा, यह अवधारणा कह रही है। छात्रों ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं होती इस प्रकार से, जो आपस में कभी ना मिलती, और इस प्रकार से कोई रेखा इसको काटती तो इन दोनों कोणों का टोटल 180 अंश होता इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर दो रेखाएं समांतर नहीं हैं। इन दोनों रेखाओं को जब आगे इस प्रकार से बढ़ाया जाएगा, इस प्रकार से, तो ये रेखाएं आगे चलकर एक दूसरे को काट देंगी, तो यह एक त्रिभुज बन जाएगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का आयोगफल 180 अंश होता है। जब छात्रों त्रिभुज के तीनों कोणों का आयोगफल 180 अंश होता है, तब दो कोणों का टोटल, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2,
180 अंश से कम होगा। यही बात यहाँ पर लिखी है। यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए, एक नंबर कोण और नंबर 2 कोण, इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो, इन दोनों का टोटल जब 180 अंश से कम होगा तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर, छात्रों इनको जब आगे बढ़ाएंगे तब क्या होगा, तब उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोण से कम होता है। छात्रों इधर इन दोनों का टोटल 180 अंश से कम है तो ये रेखाएं आगे बढ़ाने पर यहाँ पर मिलेंगी। छात्रों इस प्रकार से इक्वलिटी की परिभाषा के बारे में जाना, अविग्रहित के बारे में जाना, अविधानों को पढ़ चुके हैं। अब इनके सवालों को सॉल्व करेंगे।